कहते हैं पैसा नींद नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसों की कमी इंसान की नींद उड़ा देती है। कहते हैं पैसा भूख नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसों की कमी इंसान को भूखा मार देती है। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसों के बगैर भी जिंदगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सबका तेज चल पर। मुझे लगता है कि पैसों की अहमियत से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए शायद यह हमें कभी नहीं सिखाया जाता। डिफेंस पर्सनल आमतौर पर 35 से 40 वर्ष की कम आयु में ही रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद नए जॉब या नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन तेज चल पर जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उनका यह मानना है कि यदि डिफेंस पर्सनल अपने पैसों को सही से मैनेज करना सीख जाए तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी जॉब या किसी नौकरी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, उन्हें काम करना चाहिए अपने पैशन और अपने हॉबीज के लिए। आज हमारे साथ हैं एयरफोर्स वेटरन सौरव शुक्ला, फाउंडर रक्षा फिन सर्व, जो रिटायरमेंट के बाद से अब तक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं सौरव से। सौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सौरव 9 वर्ष दस्तक दे रहा है और आपके माध्यम से हमारी यह कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के क्रम में, अगर वो एक ओथ लेना चाहते हैं, अगर वो एक रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो वो किस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सौरव, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुद का परिचय देते हुए आपके अब तक के जर्नी के बारे में हमें बताएं। धन्यवाद नितेश, और आपने हमें बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आपने टॉपिक चुना है उसके बारे में हमारे नाते स्कूलों कॉलेजों में कहीं पर हमें पढ़ाया जाता है, ड्यूरिंग सर्विस भी हमारे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि कम से कम लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बुला करके। तो जर्नी दोस्त ऐसी रही है कि बचपन का बड़ा संघर्ष का रहा है। और 2003 में हमने सर्विस ज्वाइन करी थी, और उससे पहले की जो एजुकेशन रही है वो बड़ी कठिनाइयों से भरी रही है, बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और हमारे बहुत सारे अध्यापक थे, अगर वो हमको सपोर्ट ना करते तो हमारी शायद 12th तक की जो भी एजुकेशन उस समय थी जब ज्वाइन करी थी वो भी कंप्लीट ना हो पाती। उनको बड़ा मतलब सहयोग रहा उनका। कई लोगों ने फीस ही हमसे नहीं ली, कई लोगों ने क्या करा कि हमारी फीस माफ कर दिया। सरकारी स्कूलों में हम लोग पढ़े हुए थे, बहुत कम वहाँ पर 1-1.5 रुपए मंथली टाइप की फीस पड़ती थी। उसके अलावा जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पर भी थे, तो मतलब कुल मिलाकर के हमने बचपन से लेकर के और जब नौकरी ज्वाइन करी थी तब तक एक चीज का एहसास तो हमें हो गया था कि पैसा ना भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। उस समय, हाँ, उस समय तक ना हम ये समझ चुके हैं। और जहाँ कहीं भी हम अपने नाते रिश्तेदारी में, शादी ब्याह कामकाज में कहीं पर भी जाते थे, तो वहां पर ना पैसे की वजह से ना हमें लोग बड़ी उपेक्षा करते थे, और बड़ी ही मतलब एक नहीं होता कि हीन भावना से देखते। तो उस समय हमें लगता था कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हमारे पास आज पैसा नहीं है, हमारे पास गरीबी है। पर हमें लगता था कि पैसे की वजह से किसी का सम्मान न करना या अपमान कर देना ये उचित नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की महत्ता जो है वो उसी समय हम समझ गए थे। और मतलब जिस समय हमने सर्विस ज्वाइन करी थी, वो सर्विस अर्ली एज में ज्वाइन करने के पीछे भी ये भी एक रीजन था कि हमें कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारे जो परिवार की आर्थिक स्थिति है उसमें मैं कुछ अगर योगदान कर सकूं तो इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो बताना चाहता हूँ कि जिस समय 2003 में हमने सर्विस अपनी ज्वाइन करी थी, उस समय क्या हुआ कि उस समय ना हमारे पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे, और मात्र 1500 रुपए उनकी तनख्वाह होती थी, जिसमें कानपुर जैसे बड़े शहर में रहना, 2 बच्चे थे, एक मेरी छोटी सिस्टर भी है, उनको पढ़ाना लिखाना। और इसमें हमारी माता जी जो है उनका भी बिल्कुल बड़ा भयंकर परिश्रम और बड़ा त्याग रहा है। और अगर उन्होंने कभी जैसे सोचा होता कि नहीं हम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए या हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए हम अपने शौक पूरे कर ले, तो उन्होंने कभी अपने शौक पूरे नहीं करे। उनका बचपन से यही कहना था कि बेटा हम चाहे तुमको अच्छे से खिला ना पाए, तुमको अच्छे से पहना ना पाए, लेकिन जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। 2005 में हमारे हमसे एक लोगों की सीनियर है अपने, नरेश गुप्ता नाम है, और काफी उन्होंने मेरे को इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के गाइड किया। अच्छा, उस समय ना बड़ा डिफिकल्ट टाइम था ना, स्मार्टफोन थे, बेसिक फोन भी नहीं होते थे लोगों के पास, पीसीओ चलते थे, इंटरनेट के लिए इंटरनेट कैफे जाना पड़ता था। तो उस जमाने में अगर आपको कोई इन सब चीजों को लेकर के अवेयर करे, अपने साथ ले जाना कैफे में,
चीजें बताना, समझाना। तो वहां से ना इसकी जिज्ञासा बढ़ती 2005 से। फिर उसके बाद मेरा उसी समय जो है सारा डीमेट ईमेट अकाउंट जो भी था उन्होंने बताया, तो हमने फिर अपना खुलवाया। तो 2008 की मंदी आई, ठीक है, जिसको सब प्राइम क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें क्या हुआ कि उस जमाने में मतलब मैंने काफी पैसा इक्विटी मार्केट में तकरीबन 2.25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था, और वो इन्वेस्ट करके रखा हुआ था। और वो पैसा क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 1/3 हो गया, और वो भी आईएफबी से लोन लेकर करा हुआ था। तो मेरे घर वाले जो है वो भी मेरे ऊपर बड़ा नाराज हो गए, खफा हो गए। आपने तो देख तो लोन पे पैसा लिया, और उसके बाद उसको इक्विटी मार्केट इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद देखो इंटरेस्ट भी जा रहा है। तो ये चीज तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि कभी भी लीवरेज करके ना, ठीक है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें, कर्जा लेकर के कभी भी ना करें। खैर ईश्वर की कृपा रही, चीजें सही हुई 2010 में। तो उस समय फिर क्या हुआ कि हमारे पास जो स्टॉक्स थे वो स्टॉक्स भी ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हो गए, और 2010 में हमने अपनी पोजीशन वहां से काट ली। फिर 2012 में मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में एक उस समय साजन महेंद्र सर, तो वहां पर महेंद्र सर से बात हुई, ये चर्चा शुरू हुई। और चर्चा शुरू होने के बाद ना फिर हमने कुछ महेंद्र सर का गाइडेंस रहा, कुछ हमने अपना अध्ययन करा। तो फिर उस समय क्या हुआ कि जो कुछ स्टॉक्स मैंने बेचे थे 2013-14 में का समय आते आते, तो मैंने कहा यार एक बार जरा पीछे मुड़ के देखा जाए। ठीक है, तो 2010 में ना मेरे पास 3M इंडिया करके एक शेयर हुआ करता था। उस समय हम लगभग लगभग 2-2.5 हजार के रेट पे ना निकाल के बाहर आ गए थे। 2014 के आसपास जब हमने उसका भाव देखा तो लगभग वो 4 गुना हो चुका, 9,000 रुपए के ऊपर का स्टॉक प्राइस। 10,000 के आसपास। तो हमें लगा, हाँ 10,000 रुपए के आसपास। मजेदार बात है, 3 लाख रुपए की होल्डिंग, ठीक है, केवल एक ही शेयर, और वो बेच के आ गए थे, और उसकी वैल्यू 11-12 लाख रुपए हो, और वही 3-4 साल में। तो मुझे लगा यार कि कुछ तो बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी है जो कि मुझे नहीं करनी। आखिर सीखा जाए तो किससे सीखा जाए? महेंद्र सर ने एक गाइडेंस दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि वॉरेन बफेट करके कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और वो इन्वेस्टिंग की दुनिया के मतलब पिताज बादशाह हैं, और उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में सीखो। तो वहां से ना जो मेरी जानने से मानने वाली जर्नी थी 2005 से लेकर के 2014, इट टुक 9 ईयर, ठीक है। तो वो ना 9 साल बाद मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये तो एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, जहां से आप अपनी लाइफ के सारे सपने, जहां से आप सारे गोल्स लाइफ के बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हो। फिर उनके बारे में पढ़ा तो पता चला उनके भी कोई एक गुरु थे जिनका नाम था बेंजामिन ग्राहम। तो उनकी एक बुक थी, ठीक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, दैट वाज द फर्स्ट बुक व्हिच आई रेड। और वो बुक पढ़ने के बाद तो फिर तो एक सिलसिला सा चल गया। और उसके बाद से 2013 से लेकर के 2023 आ गया, लगभग 7 साल हो गए। फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, कोई प्लान नहीं था कि कोई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस या काम शुरू कर, ठीक है। और उस समय तक तो यही था कि अपना इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहे हैं डटे दिन। फिर क्या हुआ कि 2016 में ना अपना एक इंटीमेट है एकेसी चंडीगढ़ में ही था। तो उसने मुझे बोला कि मेरा यार कुछ प्लॉट प्लॉट बिका है, उसका कुछ पैसा आया है, और तुम अच्छा काम जानते हो, तुम्हारी अच्छी जानकारी है, तो तुम ना मेरा पैसा इन्वेस्ट करो। तो फ्रॉम देयर ना द आइडिया केम कि अगर मान लो कि लोग हमसे बोल रहे हैं कि भाई मेरी हेल्प कर दो, फाइनेंशियल हेल्प कर दो, तो देखो टिप्स देने का तो कोई फायदा नहीं है। एक बार आपने टिप्स दिया और वो टिप्स पता चला कि बाद में आप उसको रिव्यू भी नहीं कर पाए, वो बंदा भी आपसे अलग हो गया, और हम भी उससे अलग हो गए, और फिर फॉलो अप नहीं हो पाया, तो पता चला उसको नुकसान भी हो सकता है सिनारियों में। तो मुझे लगा कि चलो ये पैशन मेरी इन्वेस्टिंग बन चुकी है, और इस पैशन को ना चलो प्रोफेशन में कन्वर्ट करा जाए। तो 2016 में फिर हमने हमने जो लाइसेंसिंग वाली जो अप्रूवल्स थे वो सारे लिए, और अपना इंप्लीमेंट एके सिंह एंड वरुण कुमार 2 लोग, तो इनसे ना चंडीगढ़ में स्टार्ट, ठीक है, जर्नी शुरू हुई। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि 2017 में जो जर्नी शुरू हुई है, और 2023 आते आते इतने सारे लोग हमसे एसोसिएट हो जाएंगे। और अभी आज की तारीख में ना हम 25 करोड़ के ऊपर की वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने एमपी से और IRDA से सर्टिफाइड है, नेशन सर्टिफाइड है। और इसके अलावा मैंने जैसे अपनी पर्सनली भी इन द मीन टाइम जो था वो हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स भी किया, और वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया से किया। और उसके साथ साथ BSc और NSE की जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स है उनकी मेंबरशिप भी हमने, और फिर धीरे धीरे करके सारा काम जो है वो शुरू करा। तो ऐसे करते करते क्या कहते हैं ना कि मैं तो अकेला चला था, ठीक है, और कारवां बनता चला। सौरव, हमारी शुभकामनाएं भी है कि आप, वो जो एयरफोर्स का स्लोगन है टच द स्काई विद ग्लोरी, तो आप बिल्कुल स्काई को टच करो, और इस फील्ड में आप बिल्कुल आगे उन्नति को प्राप्त करो। आगे बढ़ते हुए जी सौरव एक सवाल पूछूंगा, जैसा कि हमने इस वीडियो हाँ की जी। शुरुआत करी थी इस बात से कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो सबसे हाँ पहले तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में ये जानना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है?
देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना जो आसान भाषा में है वो ये है कि भाई आपको पैसे के लिए काम नहीं करना। मतलब आप काम करें, पैशन के लिए करें। जैसे अभी आज की तारीख में अगर हम अपनी बात करें, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारी पैशन है, हमको दिन में भी 12 बजे हम आपके लिए उतना खुशी-खुशी काम करने को तैयार हैं, रात में भी 12 बजे हम उतनी खुशी-खुशी काम करने को तैयार हैं। ठीक है? तो एक है कि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, दूसरा है कि आपके जो लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, लाइक चाइल्ड एजुकेशन हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गई, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, वेल्थ क्रिएशन हो गया, गाड़ी खरीदना है, घर बनाना है, इसके लिए ना आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो तभी आपको मिलेगी जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो, फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कर रखी हो। सौरभ, जैसे कि अभी आप बता रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, बहुत ब्लूप्रिंट हमें अपना तैयार करना चाहिए। इसी से रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो अपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग मैं कब शुरू करूं, या एक डिफेंस पर्सनल को कब शुरू करना चाहिए? देखिए क्या है ना कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम तो ये द डे यू स्टार्ट अर्निंग, जिस दिन से ना आपने कमाना शुरू कर दिया, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। वॉरेन बफेट से इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ? तो उन्होंने पता है क्या बोला, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11 एंड अंटिल 11 आई वाज वेस्टिंग माय टाइम। तो सबसे अच्छा ये है कि भैया जिस दिन ना आपको समझ बोलते ना कि अभी आज की तारीख में अगर कोई नया बंदा है 10, 11, 12 साल का स्टूडेंट है, उसको जो उसके मम्मी पापा से पैसे मिलते हैं, उस पैसे को भी ना उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, दैट इज ए गुड टाइम। सेकंड है कि जब से आप जॉब शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तभी से आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। और फिर तो तीसरी बात है भाई कि जब जागो तभी सवेरा। तो आज अगर मान लो हमारा ये कोई वीडियो या ऑडियो सुन रहा है, वो देख रहा है और उसको लग रहा है कि उसने देर कर दी है, तो आज से भी शुरू कर सकते हैं। तो अच्छा, बट द बेस्ट टाइम मतलब एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा सौरभ, अगर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी है, समझ आ भी गई, तो हाँ ज्यादातर जो हाँ डिफेंस पर्सनल है उनका जो एक्सपोजर है एफडी या पीएफ तक हाँ सीमित रहता है। हमारा जो एकेडमिक सेक्शन है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो फाइनेंशियल हाँ एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता। तो वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। एक संशय में रहते हैं, एक डर में रहते हैं कि मैं कैसे सिप में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, कहीं ना कहीं एक असहज महसूस करते हैं। आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमें तभी शुरू कर देनी चाहिए जब हम बिल्कुल नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, जब हम अर्निंग शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम किस अप्रोच हाँ को हाँ लेकर के फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें? देखिए, इसमें सबसे सबसे आसान चीज है कि किसी अच्छे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट को, किसी अच्छे प्रोफेशनल को जिसको नॉलेज हो, इनिशियली आप उसकी हेल्प लें, ठीक है, और उसके थ्रू इन्वेस्ट करें। एफडी, पीएफ, ठीक है, और अभी जो रिटायर हो रहे हैं लोग उनके लिए पोस्ट ऑफिस का एमआईएस, आईएएफएसएसजी, इनकी एक ही कॉमन प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो रिटर्न्स होते हैं ना, दे आर इक्वल टू द इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई के बराबर के रिटर्न होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब ना हम अपनी महंगाई बीट नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं भी मिस द वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है कि भाई हमें ना अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, हम अपनी लाइफ को आसान बनाना है, तो हमें इक्विटी में आना ही पड़ेगा। जनरली इसके पीछे क्या है ना कि आखिर लोग घबराते क्यों हैं, ये साइकोलॉजी समझने वाली बात है। क्या रहा है ना कि जो अभी तक इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने देखा है अपने दादे परदादे से, उन्होंने यही देखा है कि या तो जमीन जायदाद में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, या पीएफ या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो कि हम स्मार्टफोन पे आ गए, पहले वो कटर वाले टीवी होते थे, उनकी जगह ना हम एलईडी एलईडी टीवी में हम आ गए। साइकिल जब हम लोग चलाते थे, जब ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट हुए थे, हमने कार तक पहुंच गए, जहाज में भी सफर करने लगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है ना, तो हम कहीं जाएंगे। तो वहां पर ना अपनी सोच और अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है, और वहां ये समझने की जरूरत है कि द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। और रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क हर जगह है। बच्चा हमारा ना घर से जब स्कूल के लिए जाता है तो वहां पर भी रिस्क है। सबसे ज्यादा सेफ तो घर पे ही है। हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी है कि भाई हम क्या बोलते हैं कि अपना सीट बेल्ट बांध के चलते हैं, रेड लाइट पे रुकते हैं। तो जो भी रिस्क है इसको मैनेज किया जा सकता है, रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें पता है कि हमें वो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर वो रिस्क लाइफ में नहीं लेंगे हम, ठीक है, तो अपनी जो भी लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको मीट आउट नहीं कर पाएंगे। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1986 से लेकर के सन 2000, ठीक है, अपने प्रोविडेंट फंड में भी जो इंटरेस्ट रेट मिला है वो 12% है। एएफपीओ की वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं। तो अगर वो 12% का इंटरेस्ट रेट आज भी हमें मिल रहा हो, ठीक है, तो बोलते हैं ठीक है भाई, इट्स वेल एंड गुड।
कि आप ना आराम से बिल्कुल सेफर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको वो भी पीएफ का जो पैसा है दैट इज टैक्स फ्री हो, तो 12% टैक्स फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आज के समय में ना तो पीएफ में वो इंटरेस्ट रेट कहाँ है, ठीक है। और उसके अलावा सिविल में भी अगर आप देखो तो पोस्ट ऑफिस या आईएफएससी वो भी उतना इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं कर रहे हैं। प्लस उनमें लिक्विडिटी इशूज आते हैं, ठीक है, कि 2-2% के एग्जिट लोड्स लगते हैं, 5-5 साल तक रखते हैं, समय पे आपको पैसा नहीं मिलता। लॉक इन पीरियड भी है। लॉक इन हाँ, लॉक इन पीरियड इज है। प्लस उसके अलावा उसमें टैक्सेशन भी आपको पे करना है। 7.6 का अगर इंटरेस्ट रेट है आईएफएससी में और आप 20% का टैक्स पे कर रहे हो, एग्जिट लोड्स भी है, तो फिर नेट नेट आपके पास बचा। अच्छा सौरभ भाई, आप एक चीज और बताओ मुझे, होता क्या है कि जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल नॉलेज की कमी तो है। अब होता क्या है कि एसेट्स और लायबिलिटीज इनके बीच में थोड़ा सा अंतर कर पाना ना, डिफरेंस निकाल पाना मुश्किल होता है। और कई लोग ये समझ नहीं पाते कि अंतर है क्या और लायबिलिटीज इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जब वो रिटायर होते हैं, खास करके डिफेंस पर्सनल, तो उनकी उम्र उस समय हो रही होती है 35 से 40 वर्ष के आसपास। और अमूमन ये देखा गया है कि एक लमसम मिलता है उनको। अब उस लमसम को वो कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे, इनको लेकर के वो थोड़ा क्लूलेस रहते हैं। अब अगर एक लमसम को हम सिप वाले मॉडल में डालें, या हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, और ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि लमसम पैसे हैं तो उन्होंने लायबिलिटीज इकट्ठा कर ली उससे। तो आखिर उस जगह पे जो कंफ्यूजन है उनके माइंड में, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली हम डिफेंस पर्सनल के स्ट्रगल्स और उनके बारे में बात करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे डिफेंस पर्सनल्स अगर आगे रिटायर होने वाले हों या पहले से भी जो रिटायर हो रखे हैं, और उनके पास अगर एक लमसम आता है तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, इसको लेकर के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और आप क्या बताओगे? सबसे पहली बात है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में फर्क समझिए जी, ठीक है। तो एसेट्स क्या होती है, ये एसेट्स वो होती हैं जो कि आपको कमा के देती है, ठीक है। मतलब सपोज करिए आपने किसी जगह इन्वेस्ट करा और वहां से आपको कोई इनकम आने लगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसेट्स, आसान बातों में, ठीक है। और इसके लिए ना वॉरेन बफेट की एक बड़ी फेमस कोट है जिसको बोलते हैं कि ऑलवेज मेक इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट अ सेकंड इनकम, ठीक है। ये जो सेकंड इनकम है ना, ये जो आपने एसेट्स है, लाइक कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करा, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में, और वहां से जो आपको अर्निंग आनी शुरू हो गई, वो एक तरह से एसेट्स हो गई आपकी। अच्छा, दूसरी जगह क्या है कि लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज होती है कि जो आपके कमाए हुए पैसे को खर्च करवाएं, ठीक है। तो इन जनरल क्या है कि जो हमने अपनी सोसाइटी में देखा है, स्पेशली डिफेंस सोसाइटी में, कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरे को देख करके करते हैं, ठीक है, काम कैसे दूसरे को देखकर, सामने वाले के घर में गाड़ी आई तो पता चला दिखावे के चक्कर में सामने वाले के, ठीक है, मतलब सामने वाले की चीजों को देख करके, ठीक है। अगर प्रेरित ही होना है तो अच्छी चीजों को लेकर के प्रेरित हो, तो अपने लिए आप धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसे ही ना लोगों को मतलब नहीं होता है कि महंगी ज्वेलरी खरीद लेना, ठीक है, और महंगी गाड़ियां खरीद लेना। गाड़ी की हमें जरूरत थी कि हम 5 लाख रुपए की गाड़ी से भी काम चला सकते थे, बट हमने क्या करा, क्रेटा खरीद ली 15 लाख, ठीक है। तो ये क्या है ना कि एक तरह से लायबिलिटी होगी। दूसरी चीज है कि अब इससे ना ये आगे के 10 साल में जाकर के पूरी तरह से डेप्रिसिएट हो जाएगी, तो ये कमा के नहीं दे रही है हमारे लिए, एक लोन उसका हम ले लेंगे और फिर उससे ईएमआई पे करेंगे, दैट बिकम अ बर्डन। अभी है क्या, करना कैसे चाहिए, तो देखिए बहुत अच्छी पुस्तक इसके ऊपर मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आप उसको पढ़िए। तो बहुत अच्छी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में ना बहुत अच्छे से समझाया गया है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है, उसमें उन्होंने यही बोला है कि आप पहले ना अपनी एसेट्स क्रिएट करिए, एसेट्स से ना आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी, इट विल टेक टाइम, ठीक है। और जब एक बार इनकम आपकी शुरू हो जाए तो फिर आप उससे खर्चा करिए, ठीक है। आप ये ना करें कि आप तो एसेट साइड ना आप इसको बिल्कुल छोटा सा करते जा रहे हैं और लायबिलिटीज आप इतनी बढ़ाते चले, तो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं एक यहाँ पर लोगों को एक मतलब फॉर्मूला दूंगा कि उन्हें कैसे करना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, ठीक है। कहते ना अपने यहाँ कहावत है, बचपन में भी हम लोगों ने बोला था, तो हम लोग को सिखाया गया था मम्मी को, बोला बूंद बूंद से सागर बनता है ना, तो लिटिल ड्रॉप मेक्स एन ओशन। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से ना आप देखना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि 2-2 हजार रुपए की एसआईपी से लोगों ने 6-7 साल पहले शुरू करा था और भाई आज की तारीख में 20-20 लाख रुपए के पोर्टफोलियो हो गए हैं। इवन कई लोग तो ऐसे भी हैं कि 10,000 रुपए की एसआईपी से शुरू करा और आज की तारीख में 1 करोड़ के ऊपर उनके पोर्टफोलियो होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कुछ पाने के लिए ना आप कुछ खोना पड़ेगा, ये बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है। अगर आप आज पेन ले लेंगे, ठीक है, तो आपका आने वाला जो भविष्य होगा वो आपका सुनहरा होगा,
ठीक है, अगर आप आज पेन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आज आप सोच रहे हैं कि हम लेविश लाइफ जीते हैं, और इसमें बट नेचुरल है कि आने वाला समय जो है वो फिर पेनफुल ही रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं लोगों को एक एडवाइस दूंगा कि जनरली लोग क्या करते हैं कि इनकम, ठीक है, माइनस एक्सपेंसेस, और जो भी बचता है ना वो सेविंग या इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर बस थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज कर दें कि इनकम, ठीक है, और उसमें से माइनस इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स, ठीक है, और जो बचे ना उसको एक्सपेंसेस कर लें, और इसको 10 साल केवल ट्राई कर लें, मिरेकल्स हो जाएंगे रिटेल भाई, मिरेकल्स। ठीक है, आपके पास जो भी आमदनी आ रही है आप उसमें से पहले इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है, और जो बचे ना उसको खर्च करिए। लोग करते क्या है कि लोग पहले सैलरी आती है फिर उसमें से खर्चे करते जाते हैं, और 20 तारीख के बाद पैसे नहीं लगते। तो ये थोड़ा सा अगर वो उसको चेंजेस ले आएंगे तो उनकी लाइफ को आसान बना देगा। ठीक है, और जब एक बार आपके पास एसेट्स जनरेट हो जाए और उनकी इनकम शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद आप अपने खर्चे कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये थोड़ा सा फर्क है एसेट्स एंड लायबिलिटी। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, और उनके पास लमसम कॉर्पस आ रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर द रिटायरी। देखिए क्या है ना, जब आपके पास 40-50 लाख रुपए एक साथ आते हैं, ठीक है, तो अभी तक क्या था ना कि आपने हर 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट्स करे थे। हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के पोर्टफोलियोस है। लार्ज वेल्थ जो होती है ना, बड़ी वेल्थ 50, 60, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, ठीक है, ये इंडिविजुअल से हैंडल नहीं। ठीक है, तो उसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है कि देखो, इन्वेस्टमेंट्स तो ना एज पर द नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर ही करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि जो रिटायरमेंट प्लान, अभी जैसे यहाँ पे तो मिड टर्म रिटायरमेंट है, तो यहाँ से 20 साल बाद भी ना रिटायरमेंट होगा, मेन वाला रिटायरमेंट। उसके बाद भी ना 25-30 साल की लाइफ बचती है। तो हमें ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है, रिटायरमेंट कॉर्पस है, उनको ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि उनको ना शॉर्ट टर्म, ठीक है, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, तो इसके हिसाब से ना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मुद्दा आता है, ये तो मैंने बता दिया करना कहाँ चाहिए, ठीक है, तो करने के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट व्हीकल है दैट इज म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड इज अ टॉप एसेट क्लास, जहां पर डेट भी होता है, ठीक है, जहां पर इक्विटी भी होता है, जहां गोल्ड भी है और रियल एस्टेट भी है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि डेट, जो हमारा डेट पार्ट है, तो डेट पार्ट वही होता है जैसे डेट म्यूचुअल फंड, लाइक कि हमारा जो एफडी है सिविल में चलता है, या आईएफएसएसजी हो गया, ठीक है, या उसके अलावा पोस्ट ऑफिस का एमआईएस हो गया। तो इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इसके कंपैरिजन में हमारे पास डेट फंड्स होते हैं। इक्विटी इज अ हाई ग्रोथ व्हीकल, तो जो जो हमको लंबी दूरी तक जाना है, लंबे समय तक के लिए निवेश करना है, उसके लिए इक्विटी है। अगर हमको गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड ना हम म्यूचुअल फंड, जो है गोल्ड म्यूचुअल फंड भी होते हैं, और उसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, ठीक है, हम गोल्ड की जगह, फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड होते हैं, जिनको बोलते हैं रीट एंड इन्विट। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल जो है दैट इज म्यूचुअल फंड, एंड म्यूचुअल फंड इज अ टॉप एसेट क्लास एंड वी कैन इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। अब रही बात कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आप किसी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से सलाह ले लें, ठीक है, जिस पे भी आप भरोसा करते हो या जिसको भी आप जानते हो। कि लोग ना इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से बात करने में हिचकिचाते हैं, उनसे सलाह नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि अगर हम उनसे सलाह लेंगे तो उनको कुछ फायदा हो जाएगा। अब इसको ऐसे सोचो कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि टीचर जो है ना, वो हमसे फीस ले रहा है और हमको पढ़ा रहा है और हमें शिक्षा दे रहा है, ठीक है, तो कभी वो स्टूडेंट ग्रो हो पाएगा अपनी लाइफ में? कभी नहीं। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि जैसे कंसल्टेशन एंड सर्विसेज, बेसिकली इनको लेकर के भी ना भारत में बड़ा अनअवेयरनेस है। हम लोगों को कहीं ना कहीं ये भी चीज नहीं सिखाया जाता कि कंसल्टेशन और सर्विसेज ऐसी चीजें हैं जहां से हमें वैल्यू मिलता है, और यदि कहीं से वैल्यू मिल रहा है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ पे भी करना पड़ेगा। तो ऐसे समझिए, महाभारत के युद्ध में अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे, लेकिन उनको भी एक सारथी की जरूरत। हमारा जो जीवन है, जो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट जो है, ये भी किसी युद्ध से कम है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें कोई अच्छा सारथी मिल जाए जो कि हमारी पर्सनल फाइनेंस वाली नैया को पार लगा दे, तो बिलीव मी 90% जो समस्या है लाइफ की वो खत्म। सौरव, आपने ये बताया था कि जो पैसे डिफेंस पर्सनल पीएफ या एफडी में रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के डेप्रिशिएट हो जाती है, या फिर वो एनुअल इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती। तो ये एनुअल इन्फ्लेशन या डेप्रिशिएशन, या फिर एक वर्ड आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग,
एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं जिसे। तो इन सब पे थोड़ा सा अगर आप हमें एक अपना ओवरव्यू दे सकें। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, लाइक कि है फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का इन्वेस्टमेंट्स हो गया, चाहे एफडी हो, आरडी हो या एमआईएस हो, आईएफएसएसडी जो है बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में। मैंने देखा पास में अपनी एंट्री में भी काफी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की। ये क्या है ना कि ये कहीं ना कहीं केवल इन्फ्लेशन के बराबर के इनमें रिटर्न आ रहे हैं। मैंने आरबीआई की वेबसाइट से डेटा लिया था, लास्ट 40 ईयर्स में इंडिया की एवरेज इन्फ्लेशन अराउंड 7.2% के आसपास रही है, ठीक है। अभी 7% की इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन जो है ना सरकारी इन्फ्लेशन है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन की इन्फ्लेशन देखेंगे, मैरिज की इन्फ्लेशन देखेंगे, तो दैट इज मच हायर। तो आपको अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो कि वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प करे। पावर ऑफ कंपाउंड कि अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है आज की तारीख में इन्वेस्ट करने के लिए और 15% से उसका पैसा कंपाउंड होता है, तो 5 साल में डबल हो जाएगा। 10 साल में पैसा 4 करोड़ हो जाएगा, मतलब 1 करोड़ का 4 करोड़, 4 गुना हो जाएगा पैसा। 20 साल में ना 4 का 8 नहीं होगा, 16 गुना पैसा हो जाएगा। तो दिस इज द मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सौरभ, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से अगर आपके लिए कोई सवाल आएगा तो हम आप तक फॉरवर्ड करेंगे, बट अगर कोई दर्शक जिसको कुछ जानकारी चाहिए हो सकता है जो हमारे डिस्कशंस के दौरान कुछ बातें रह गई हो और उसे क्लैरिटी चाहिए, और अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो कैसे कनेक्ट कर सकता है? देखिए हमारे मोबाइल नंबर है वो हम बता देते हैं, 9311374384, और हमारी ईमेल आईडी है finadv.saurabh@gmail.com। तो ये दो चीजें हैं, इन पे हमसे वो कनेक्ट कर सकते हैं। सौरभ, चलते चल रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द कहें। देखिए नितिन भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज पूछी आपने। इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मिस्टेक्स ना करें लाइफ में। अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको अपनी लाइफ को आसान बनाना है, आपके फाइनेंशियल गोल्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, तो यू हैव टू अवॉइड मिस्टेक। मिस्टेक्स क्या होती है, ये बड़ी चीज है आने वाली। तो मिस्टेक्स क्या है ना कि जैसे मैंने अभी एक डेटा देख रहा था तो पता चला कि 18 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो में नुकसान पाया है, ठीक है। 10 करोड़ लोग जो हैं वो जितने ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं उनके थ्रू गेम्स खेल रहा है और उसमें उनका नुकसान हुआ, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड डेटा है या इंडिया का है? ये इंडिया का डेटा है, ये वर्ल्ड वाइड डेटा नहीं है, ये इंडिया का ही डेटा है, ठीक है। और एफेंडो में तो सेबी का खुद का एक आर्टिकल है, आप गूगल करिएगा या जो लोग देख रहे हैं गूगल करें, जिसमें सेबी ने खुद बोला है कि 90% पीपल लूजेस मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारा ये है, और चौथा जो है वो ये है कि भाई जो इस तरीके की क्विक मतलब गेटिंग रिच क्विकली ना, इससे बच के रहना। पोंजी स्कीम्स में तकरीबन 2 करोड़ इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है और 2 लाख करोड़ के आसपास का। तो ये ना बड़ा सरप्राइजिंग डेटा है। अभी तक इतनी अवेयरनेस करने के बाद भी म्यूचुअल फंड में केवल 4 करोड़ लोग आ गए, जिसमें गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और सचिन और धोनी सब लगे हुए हैं उसमें, लेकिन उसके बाद भी आप देखो कि क्रिप्टो में 18 करोड़ लोग चले जाते हैं, ठीक है। लोग फास्ट सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि हम फास्ट सक्सेस को प्रमोट या फास्ट सक्सेस कैसे अचीव कर ले। तो देखो, गेटिंग रिच क्विक ना, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक रात में कोई अमीर नहीं बनता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्रिएटिंग वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब आप 4 दिन 6 दिन या 2 महीने में आपका बहुत सारी पोंजी स्कीम्स हुई लोग। तो आपको क्या करना है कि वॉरेन बफेट का एक रूल है जिसको बोलते हैं कि नेवर लूज मनी। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो इंपॉर्टेंट है कि भाई आप 100 का 200 बनाने गए थे और 200 के पता चला कि 50 रह गए, तो 100 का 200 नहीं बन पाया, 100 के 50 ही रह गए। तो 50 से 200 बनाना ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, होता नहीं है कभी लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज ना लोगों को ध्यान में रखनी है, और स्पेशली ना आजकल लोग बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है। नितेश भाई, मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मेरे पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी हैं, ठीक है। लोगों का ना एवरेज जो मेरे पास जो डेटा है वो बता रहा हूँ, जो लोग मेरे से कनेक्टेड है, 8 से 10 लाख तो एवरेज लॉस। पर ऐसे ऐसे भी अपने इंटीमेट्स हमको मिले जिनका 30 से 40 लाख रुपीज का लॉस हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, अपने इंटीमेट्स की बात करें तो। इसलिए ना अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई पैसा चाहे कम बने चल जाएगा, पैसा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है, ये चीज हो गई। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया है कि ये जो मतलब आजकल जो चल रहा है
कि भाई क्विक मनी क्विक मनी क्विक मनी, तो इसके चक्कर में ना पड़े, ठीक है, और इससे दूर रहें। और तीसरा है कि नेवर मिक्स इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पॉलिसीज में ले लेते हैं, ना तो प्रॉपर इंश्योरेंस होती है और ना ही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है। तो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इनको अलग अलग रखना चाहिए। इंश्योरेंस के लिए आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए जिसको हम टर्म प्लान बोलते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप प्रॉपर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करिए थ्रू म्यूचुअल फंड, दैट इज द बेस्ट रूट। और दूसरी बात है कि मार्केट के अप एंड डाउन के हिसाब से हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हमें इन्वेस्ट करना है अपनी नीड के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से, बिकॉज मार्केट का तो जनरल नेचर है कि अप एंड डाउन होता ही रहेगा मार्केट। और मार्केट में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको ना रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। तो यही आपके दर्शकों के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है, वन पीस ऑफ एडवाइस। सौरभ, आप अपने अति व्यस्त जीवन में से हमारे लिए इतना समय निकाले, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू नितिश, एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। एंड सभी आपके जो दर्शकों को नए साल, आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छुए, नई नई बुलंदियां छुए और खूब तरक्की करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ठीक है। हृदय से धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे रक्षा फिनसर्व के फाउंडर सौरभ शुक्ला, जिन्होंने हमें बताया कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आशा करता हूं इनकी द्वारा बताई गई बातें आपके फाइनेंशियल नॉलेज में थोड़ी वृद्धि करेगी। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या सौरभ शुक्ला से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। उनके नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और चलते चलते एक छोटा सा डिस्क्लेमर, तेज चल किसी भी रूप में मार्केट पार्टिसिपेशन को प्रमोट नहीं करता है। यदि आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज अपने रिसर्च जरूर करें। निष्ठा, धैर्य, पराक्रम और बलिदान, ये है भारतीय सैनिक की पहचान। वे भारतीय सैनिक जिनके लिए परिवार से पहले देश आता है। वे भारतीय सैनिक जिनकी शौर्य गाथा दुश्मन भी गाता है। वे भारतीय सैनिक जो तिरंगे के लिए हंसते हंसते अपनी जान तक कुर्बान कर जाता है। वे भारतीय सैनिक जिनके भरोसे हर हिंदुस्तानी अपने घरों में चैन की नींद सो पाता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, चुनौतियां कुछ भी हों, भारतीय सैनिक कभी हार नहीं मानते, कभी नहीं रुकते। सैनिकों के कभी भी हार मान के ना रुकने के इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं और इनके सम्मान में इन्हीं से प्रेरित होकर हम लाए हैं तेज चल, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे हम सेवानिवृत्त सैनिकों के संघर्षों को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद भी रुक जाने को स्वीकार नहीं किया तथा देश और समाज के कल्याण के लिए कार्यरत एवं प्रयासरत हैं।